भी करानी है ना, नीचे चल रही है। बैठो। ओके ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर हमारी बुक का 40 है, आपकी बुक का जो तो ओल्ड बुक का 40 है। गिव द एग्जांपल ऑफ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो मरकरी that is Hg है राजरियम। सेकंड इज कैन बी इजीली कट विद नाइफ। सोडियम पोटेशियम एक ही पूछ रहा है क्या एग्जांपल, ठीक है। और देखो इट इज बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इसको चेक कर लेते हैं, बेस्ट कंडक्टर लेड तो अच्छा नहीं है। सारे मेटल हाँ पोटेशियम भी आएगा। मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर। सिल्वर दोनों के लिए ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर है और हीट का भी बेस्ट कंडक्टर है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। दैट इज अर्जेंटम इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमें मेटल का ही नाम देना है, लेड होना चाहिए। मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड है। लेड है, मरकरी भी लिख सकते हो, बिस्मथ, 3 नाम है। लेड, पीली, प्लम्बम, ठीक है। बिस्मथ का दिखाया था कि नहीं, वो छोटे छोटे पैलेट्स टाइप थे कील जैसे। बिस्मथ, Bi और मरकरी, जैसा कि साक्षी बता रही हैं, दैट इज मरकरी। और यहाँ पर आप पोटाशियम भी लिख सकते हो। टेम्परेचर कम ज्यादा करना है तो बता देना। केलियम, केलियम, नेट्रियम, अर्जेंटम, प्लम्बम, बिस्मथ, ठीक है। अब देखो, नाउ गिव द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। सो बात नहीं करो सृष्टि। मैलिएबल इज द इफ इट इज हैमर्ड, ठीक है। So the elements which can be beaten into sheets. The elements which can be beaten प्रॉपर्टी नहीं है, लाइक उस एलिमेंट्स को बोलते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी को sheets बोलते is called malleable. उसे क्या कहेंगे? And the property is called, उससे जो एलिमेंट बीट किए जा सके उन्हें मैलिएबल कहेंगे। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, दैट इज आघात वर्धनीयता। डक्टिलिटी, ductile. So the elements which can be drawn, tanyata means which can be drawn into wires. बहुत अच्छी की बात की जाए तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये आघात करने में बहुत बढ़ जाते हैं, तो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। सोनोरस क्या होता है? यस,
ringing sound. रुक जाओ। Christianity नहीं नहीं रहा। हाँ produce ringing sound. प्रोड्यूस Ringing. रिंगिंग साउंड। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? So 97.8. बहुत अच्छा। पोटेशियम का? 63. अरे वाह। नाउ ऐसा मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो और पाम टेम्परेचर पर लिक्विड हो, वो भी बताइए। रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी और पाम टेम्परेचर पे गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम, ठीक है। इसके अलावा ऐसे मेटल्स बताइए जो सॉफ्ट होते हैं। सोडियम पोटेशियम। सोडियम एंड ऐसा नॉन मेटल बताइए विच इज हार्डेस्ट एवर नोन सब्सटेंस। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 5000 केल्विन। 5000 ग्रेफाइट की क्या प्रॉपर्टी है? ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी है कि वो नॉन मेटल है और एक्सेप्शन में वो है जिसमें वो गुड्स कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे ही बता देना। सल्फर का क्या कलर है? सल्फर का देर लगा दे, तू दूसरे बोल देते हैं ना। सल्फर येलो कलर का है, ठीक है। आयोडीन कैसे एक्सेप्शन में आता है? सर क्योंकि आयोडीन शाइनी है पर मेटल ज़्यादातर ग्रे और कम शाइनी है। रुक जाओ, ब्रिटलनेस से क्या समझती हो? बताइए, ब्रिटलनेस से क्या समझती हैं? भंगुरता से आप क्या समझती हैं? Yes. So on hammered, which break into pieces, is called brittle, and the property is called brittleness. Non-metal solids are brittle in nature. Repeat करो सारी बात. An object which hammered, when which hammered can break into pieces, it is called brittle, and this combination is called Brittleness. So non-metal solids are brittle in nature. क्या आप मुझे 5 ऐसे नॉन मेटल्स के नाम बता दे सकती हैं जो सॉलिड हैं? नॉन मेटल डायमंड। डायमंड नहीं बोलना है, वो उसके एलोट्रोप्स हैं। कार्बन बोलो सिर्फ। कार्बन में डायमंड भी आ जाएगा। कार्बन, हाँ। आयोडीन, बताने के लिए पता तो चले कम से कम 5 ऐसे नॉन मेटल जो सॉलिड हैं। हाँ। बोलो एक लगे। बेटा आप प्रतीक नाम है क्या? क्या नाम है? बोलो। वेदांत तो गैस और रेड कलर का तो कैसे हो जाएगा? 5 ऐसे नॉन मेटल बताओ जो सॉलिड है। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सिलियम, आयोडीन और सेलेनियम ना? हाँ, सेलेनियम भी ठीक है, इतना ठीक है। सल्फर, फास्फोरस के कौन से 3 कलर होते हैं? फास्फोरस में ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन कुछ नहीं होता है। फास्फोरस के 3 कलर बताओ दिव्यांगी। क्या रुक जाओ। हाँ, फास्फोरस के 3 कलर्स। वाइट। 7 मेटलॉइड्स के नाम बताइए। फिर ऐसे ही उठ के चली आई। 11 गैसेस के नाम बताइए। रेडॉन। 11 बताओ। प्रॉब्लम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन, ज़ेनॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, क्लोरीन, रेडॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, बहुत अच्छा। ऑक्सीजन,
एक और बता दो। हाइड्रोजन, ठीक है, रिपीट करो। hydrogen, helium, xenon, fluorine, nitrogen, oxygen, krypton, आदि। हाँ, ठीक है। सिंगल लिक्विड नॉन मेटल का नाम बताओ। एक ही ऐसा लिक्विड है जो नॉन मेटल एक ही ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसका नाम बताओ। नहीं हो, लिक्विड नहीं, आप बोलो। ये कोई चूज नहीं किया माएगी, बोलो। ब्रोमीन, ठीक है। 5 सॉलिड नॉन मेटल के नाम बताओ। 5 सॉलिड नॉन मेटल फॉस्फोरस, कार्बन, फॉस्फोरस, कार्बन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम। ठीक है। इतनी बात होगी। अब मुझे 7 मेटलॉइड्स बोरॉन, सिलिकॉन, टेरियम, सृष्टि 7 मेटलॉइड्स। बोरॉन, सेलेनियम एंड वैसे नहीं चलता है, सेलेनियम बता रहे। 7 मेटलॉइड्स। बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, 7 मेटलॉइड्स बेटा। इतने तो छोटे 7 से ही सीख रहे हो, तुमको 7 पूछे 3 ही तो 3 तो सबको आते हैं। बहुत अच्छा, रिपीट करो। टेल्यूरियम, पोलोनियम, बहुत अच्छा, ठीक है। हैवीएस्ट मेटल का नाम बताओ। ऑस्मियम, 8th ग्रुप में देखो नीचे। हैवीएस्ट। लाइटेस्ट मेटल का नाम बताओ, बोलो। ठीक बता रहे, वो सही बता रहा है। फ्रांसियम, मेटल, वो उसने इशारा कर दिया हाइड्रोजन ग्रुप में, उसको वो हेल्प भी दे रहा सबको। लाइटेस्ट मेटल का नाम बताओ। फर्स्ट ग्रुप का लास्ट है फ्रांसियम। हैवीएस्ट मेटल कौन सा बताया? आप बता ही नहीं रहे हो। अभी ऑस्मियम बताया, वहाँ देख ही नहीं रहे। हैवीएस्ट ऑस्मियम है और लाइटेस्ट फ्रांसियम। समझ में आ गई बात? ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम बताओ एक लगे। दृश्यम से सीख लो। आप बताओ बेटा, मोस्ट रिएक्टिव। आप बोलो सौम्या। हाँ, दृश्यम से हमने कहा सीखो। वीडियो दिखाया गया था कि नहीं? तभी तुम्हें याद नहीं आ रहा। क्या था? रशियम, फ्रांसियम क्या आते हैं? मतलब देख के सीखो। कल वीडियो दिखाया था कि नहीं? चलो, इतनी बात हो गई, ठीक है। Which metal is best conductor of heat and electricity? Which metal can be easily cut with knife? Which non-metal is used as electrode? Graphite. ठीक है? Now, there are some chemical properties of metals. तो हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में हमने मर्क्यूरी लिखा है, पुअर कंडक्टर में ये है, मर्करी भी है। तो थर्मामीटर में तो use- थर्मामीटर में तो उसके थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है। थर्मल कोई भी चीज़ है तो एक्सपेंड हो जाती, जितनी भी हीट है। अगर वो तुरंत होती तो कहते हैं मुंह में डाल के निकाल लो, हो गया। रखो 5 मिनट, अभी बहुत पुअर कंडक्टर है, चाहे 5 मिनट तक आता है वो। समझ में आई बात कि नहीं? लेट तो आप एक आए तो लेट लिखना बस, फिर उसके बाद और भी हैं।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, now when metal are burnt in air then they form oxides. Early property, when metal are burnt in air they form oxide. देख लो, मान लीजिए अगर आपने कॉपर है, कॉपर के पतीले को वैसे भी O2 दिया जाए, जलाया जाए, बर्न्ड, तो नीचे काला पड़ जाता है कि नहीं? तो उस पर किस चीज़ की लेयर चढ़ जाती है? CuO। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन आया था, CuO का कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर का होता है। और इसका नाम बताओ, क्या नाम लिखें? कॉपर ऑक्साइड। एक कोई सही बता दो। कॉपर मोनोऑक्साइड। नहीं कोई ये सही बता रहे। क्यूप्रिक ऑक्साइड और स्टॉक नोटेशन में भी बता दो, दोनों बताओ। अब जब तुम इतना अच्छा बता रही हो, क्यूप्रिक ऑक्साइड ये तो सही बता दिया। अब एक स्टॉक में नोटेशन में बताओ, कॉपर 2 ऑक्साइड। ये तो स्टॉक नोटेशन में बताया ना, क्योंकि उसकी केमिस्ट्री अच्छी है तो वो बता देगी। क्यूप्रिक हमने बताया था कि Cu प्लस क्या है और Cu2 प्लस क्या है, तो क्यूप्रस है। अगर क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला बताओ। Cu2 तो क्योंकि उसको वो करना पड़ेगा। और यहाँ पर समझ में आ गई बात। तो बात क्या होगी बताइए, व्हेन मेटल आर बर्न्ट इन एयर देन दे प्रोड्यूस ऑक्साइड, देन दे फॉर्म ऑक्साइड एंड लूज देयर लस्टर। काटते ही उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ली थी सोडियम ने, और क्या अपना लस्टर लूज कर दिया। प्योर फॉर्म में ही वो चमकते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं है, तो वो चमकते ही नहीं है। देख लो, ये मेटल है, तो मेटल में ये सोडियम में क्या आपको 281 किस बताया गया है ना, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बार बार ऊपर की ऑर्बिट में जाता है। ऊपर और भी तो ऑर्बिट होंगी जो वैकेंट होंगी, तो ये 2, 8 और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जब ऊपर जाएगा और फिर बाद में वहाँ से लौटेगा, तो लौटने पे वो यहाँ भी लौट सकता है, यहाँ भी लौट सकता है, और फिर एक फोटोन निकालेगा, वही तुम्हारी आंखों में पड़ता है। कहते हो क्या चमक है। तो जो उसका लूज इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल, वो बार बार ऊपर ट्रांजिशन करेगा और बार बार लौटेगा, तो क्या चारों तरफ रेडिएशन देगा, लूज करेगा एनर्जी कि नहीं। कोई ऊपर जाके जब नीचे आता है तो उसकी एनर्जी डाउन होती है, सो देन इट रिलीजेस ए पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोनिक पैकेट ऑफ एनर्जी, वही उसकी लस्टर है। और ये अगर ऑक्सीजन से बाइंड हो जाए तो क्या कुछ फिर ऊपर जाने के लिए बचेगा? जब ये केमिकली रिएक्ट कर जाएगा तो फिर क्या बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसलिए फिर इसका लस्टर लूज हो जाता है। बात समझ में आई? देख लो फिर से, ये सोडियम था और ये सोडियम था, जब तक ये अकेला था खूब चमक रहा था 281, लेकिन ऑक्सीजन इसके बगल आ गया, बोला लाओ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसने इसको इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो वो ऊपर जा पाएगा इलेक्ट्रॉन या लौट पाएगा? लौटेगा तभी तो फोटोन रिलीज करेगा। तो अब ये Na2O बन गया कि नहीं? समझ में आया? और जैसे ही मैंने वो सोडियम का पीस तोड़ा था उसकी चमक चली गई, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उसके फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए। तो इस तरीके से एलिमेंट चमकता तो उसी की वजह से लगता है। कितनी बड़ी बात कह दी। बोल रही है कि एल्यूमिनियम में 283 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ज़्यादा चमक होगी। सही बात कही, कितनी बड़ी। कहते हैं गोल्ड में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा चमक, इतना ज़्यादा। किसी में 4 भी होते होंगे। 4 किसी में होते हैं। तो बात समझ में आ गई, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा चमक। सो खैर जो भी हो, हमें इन सबसे लेना देना नहीं है। बट व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एयर देन दे फॉर्म ऑक्साइड। ऐसे कौन से 2 मेटल है धर्मेंद्र जो एयर से रिएक्ट करने के बाद नाइट्राइड बनाते हैं? हाँ, तुम ही बता सकते हो, क्योंकि तुम ही अभी जमाई ले रहे थे। तुम ही जमाई राजा हो क्लास के। यू आर सिंपली, आप ही ऑइंग कर रहे हो, आप ही बता सकते हो, क्योंकि जो बोर हो रहा है इसका मतलब है कि उसे सब आ रहा है। नाइट्रोजन मेटल है।
करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया कि लिथियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि एयर में 79% नाइट्रोजन है, यही नाइट्राइट बनाते हैं। ये क्लास की सबसे तेज हुई। कैसे ये लोग जान रहे हैं? सर क्या क्या था? लिथियम और वो कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन। सर नाइट्रोजन तो मेटल है। मतलब हर चीज इंटेलिजेंस से भगवान भर भर के दिए। मेटल है ही नहीं। चलो अच्छा उसको क्या मेरे एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे की बात करें। तो पहली बात क्या है? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके या एयर से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? क्या फार्मूला है? Cu। ध्यान दीजिएगा, अभी आपसे पूछा जाएगा कई चीजें। अब देखो सर वो नाइट्राइट बनाने वाले दो वो बता देगा। देख लो, लिथियम है, अगर वो नाइट्रोजन से रिएक्ट कर दें तो लिथियम नाइट्राइट बनाएंगे। और मैग्नीशियम, यही दोनों हैं। और एयर है, उसमें कितने परसेंट बोलो नाइट्रोजन है? और 21% के 78%। तो 1% में अदर गैसेज हैं। बात समझ आ गई? तो ये दोनों ही नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं। तो क्या तुम मुझे लिथियम नाइट्राइट का फार्मूला बता सकती हो? Li बता दो, नहीं तो अभिषेक तैयार बैठा है। नहीं बता। Li2N बोलो। नाइट्राइट में सर लिथियम नाइट्राइट। नाइट्राइट में NO हमको पता नहीं है, हम लोग तो ऐसे पढ़े हैं 9th में। आप कुछ और पूछना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे क्या पूछना चाहते हैं। नाइट्राइड जैसे सल्फाइड, ये सब तो हम लोग पढ़े हैं ना 9th में। आप क्या पूछना चाहती हैं? पूछिए। हाँ तो हमें पता Li3N, ये इस पे लगा दिया, उसका उस पे लगा दिया। सही है। अब अभिषेक से पूछ लेते हैं। ये तो कहेंगे हमसे पूछते ही नहीं, इन्हीं लोगों से पूछा था। हाँ, मैग्नीशियम नाइट्राइट, ये 3 यहाँ कर दिया। अब देखो ये 1 है तो 2 है तो 2 किया, फिर ये 6 हो गया तो 6। हाँ बोलो। सही है। देखो Mg कितना अच्छा बताया है, बहुत कम लोग बता पाते हैं। और N की 3 प्लस और Mg की 2 प्लस Mg3N2। समझ में आया? इसका नाम बताओ दिव्यांगी। नाइट्राइड है। और ये नाइट्राइड। ठीक है। कौन से ऐसे 2 मेटल हैं जो एयर से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं? मैग्नीशियम एंड लिथियम। बाकी सब ऑक्साइड बनाते हैं और ये दोनों नाइट्रेट। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लो इस चीज को कि मैग्नीशियम सर जब एयर में बर्न कर रहे तो वो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं। हाँ, तो इनमें ये काबिलियत है, इतनी एनर्जी छोड़ते हैं कि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड भी तोड़ देते हैं। तो नाइट्राइट बनाते हैं कि नाइट्राइट? नाइट्राइड ही तो होगा, जब सिंगल होता तो आइड नहीं लगता। लिथियम ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस देयर नाइट्राइड्स। क्या करते हैं बताओ? ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड lithium nitride while other metal on burning in air। सेंटेंस पूरा करो बेटा पीयूष। while other metal on burning in air while other metal on burning in air produce ऑक्साइड। तो अब हमें एक इसको पूरा करके दिखाओ। एल्यूमिनियम का जब तुम बर्तन लाते हो नया होता है, एक बार उसमें खाना बना दो तो उसकी चमक चली जाती है, तो उस पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती होगी।
बोलो क्या फार्मूला बनेगा? हाँ बोलो बेटा। Al2O3 और आगे 4, इसमें 4 और इसमें 3। Al2O3, इसका नाम बता दो। एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाँ, क्योंकि हमें इन सब से नहीं लेना देना। वो एल्यूमिनियम, ये Al+Al3 प्लस एल्यूमिनियम और O2 माइनस ऑक्साइड है ना। तो क्या लिख रहे हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये देखो, ये 3 प्लस और ये कितना है 2 माइनस, और ये एल्यूमिनियम में जरा इसको बैलेंस तो करो, या 2 लगाओ, क्योंकि 3 तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे 3/2 करके। तो ये कर लो 3 और इसे कितना कर लो 4। अब सही हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चला ये मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट देख के बताइए पीरियोडिक टेबल में 13th ग्रुप में। हैं? लो, ये एल्यूमिनियम का बर्तन है और 661.5 डिग्री सेल्सियस, ये देख लो है बात कि नहीं। और ये गैस पे चढ़ा है और इसमें दाल चढ़ी है, दाल चढ़ी है, और ये जो इनकैंडिसेंसी है तुम्हारे बर्नर की वो 2000 डिग्री सेल्सियस है। जब तुमने अपनी मम्मी से पूछा कि ये दाल इसको पिघला के टपक नहीं रही, तो मम्मी ने जवाब दिया? नहीं दिया ना। वो जानती हैं कि तुम्हें जवाब नहीं देना। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बन जाती है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, and it has the temperature melting point of 3000 degree Celsius, and it further protect is from get corroded। हमारे ये जो एल्यूमिनियम है ना, इन सब पर एक ऑक्साइड की लेयर बन गई है। इस क्या चीज होगी बताइए? Al2O3 बन गई है। अब ये कभी भी इस पर रस्ट नहीं लगेगा। ये जो फ्रेम में नहीं लगा एल्यूमिनियम, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जैसे ऐसे यहाँ पर लग गई है, तो इससे क्या होगा कि इसमें कभी भी फिर जंग नहीं लगेगा। जैसे आप ये देख लें, अगर हमारे पास पूरा दिखा दें, वरना ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, अच्छा अभी होगा तो दिखा देंगे। एनोडाइजेशन प्रोसेस तो जानते हो ना, यानी पर्पसली क्या किया जाता है कि इन चीजों को क्या करेंगे, हमने बताया ये कितने डिग्री हो जाएगा इसका 3000 डिग्री, तो वो मेल्ट नहीं करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन मिलते ही वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, फिर वो कभी भी पिघल नहीं पाएगा। सो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में जो ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है वो प्रोटेक्टिव लेयर। मैग्नीशियम में भी तो तुमने देखा है ना, मैग्नीशियम रिबन पे उसे घिसना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें रस्ट नहीं लगता। तो ये लिखो, when aluminium comes in contact with air, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट विद एयर, देन देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। इसमें क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3 इज फॉर्म्ड। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी। एल्यूमिनियम बहुत शाइनी होता है, लेकिन इसके ऊपर चढ़ जाने के बाद इसका डल लश्चर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर विच डज नॉट अलाउ इट टू गेट कोरोडेड, वो उसको फिर आगे क्या नहीं करने देगा, कोरोड नहीं देगा। सिमिलर इज द केस ऑफ MgO, यानी जैसे इसमें Al2O3 की है,
तो वैसे ही MgO में हो जाएगा। सिमिलर इज द केस विद मैग्नीशियम। अब देखो कि अगले पेज पे आप लोगों ने जिसने पढ़ लिया होगा वो बता देगा, नहीं? एनोडाइजिंग ये तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, वरना हम दिखा देते हैं कि क्या होता है। चलो हमारे पास वो आर्टिकल करने के लिए वीडियो नहीं है, वीडियो में दिखाएंगे। सर बस ये लिथियम और मैग्नीशियम वाला बताया ना, यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा और फिर उसका लक्ष्य खत्म ना। अब जरा देखो कि हम कैसे अपने मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं। लेट अस सी, एनोडाइजिंग प्रोसेस समझा रहा हूँ। किन्हीं चीज़ों पर पर्पसली ये लेयर चढ़ा दी जाती है। तो अब जरा देखें कि केरोसिन का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? केरोसिन। कैल्शियम, केरोसिन केरोसिन, C17H3736, C17H36। फिर वो से क्या कहते हैं? सर मैग्नीशियम सर तो उन मेटल्स को केरोसिन में रख सकते हैं। बना कहीं और- मैग्नीशियम में भी अगर ऑक्सीजन के लिए जलाओगे तो नाइट्राइट बनाएगा, रखे रखे ऑक्साइड बना देगा। अब देखो केरोसिन से अभी दिखाते हैं कुछ चीजें हैं एनोडाइजेशन के पहले बताएं। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन तो आप लोगों को पता है ना? क्या होता है? किसी और डिजाइन वगैरह ये मेटल में सही बता रहे हैं। आयरन पे जिंक की पेंटिंग, बहुत अच्छा बताया बेटा कि आयरन पे जिंक की जब हम पेंटिंग करते हैं तो उसमें फिर रस्ट नहीं लगता, ये लगा हुआ तो हट जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ऑक्सीजन आयरन पे किसकी पेंटिंग करते हैं? जिंक की, तो गैल्वेनाइजेशन है। लेट अस सी कि एनोडाइज्ड एल्युमिनियम आर्टिकल्स। पहले ये देखो, तुमने कभी इस तरीके के आर्टिकल क्या देखे हैं बाजार में? या तुम्हारे पास अगर किसी के पास ऐसा छल्ला हो तो हमें दिखा दे, जिससे कि और बच्चों को हम दिखा सकें। ऐसे छल्ले होते हैं नहीं स्प्रिंग में, खींचे लो, इनके पास आ भी गए। ये एनोडाइज्ड है, ये तो स्टील का है। नहीं तो ऐसे कलर का हो, अलग अलग कलर्स में आते हैं। बात समझ में आई? ये बाजार में खूब मिलते हैं। ऐसे छल्ले आ जाएंगे, ऐसे छल्ले आ जाएंगे, समझ में आ गई? हमारे पास भी एक रखा था लेकिन अभी नहीं मिल रहा, या होगा ध्यान से देखने पे मिल जाएगा। तो एनोडाइज्ड आर्टिकल क्या होते हैं? ये अलग अलग रंगों में आते हैं। ये इन सब का फार्मूला क्या है? Al2O3। अच्छा, अब जरा देखो ये कलर कैसा आता है और कैसे आता है, सब कुछ देखेंगे। एनोडाइजेशन सुनो, जिस आर्टिकल को हमें प्रोटेक्ट करना हो, आपका लोहे का हो, किसी चीज का, उस पे Al2O3 की परत चढ़ा दो तो क्या प्रोटेक्ट नहीं हो जाएगा? और या फिर एल्यूमिनियम को ही करना हो तो देख लो, हम क्या करेंगे, एक सोल्यूशन लेंगे और सोल्यूशन में वो जो भी हमारा आर्टिकल होगा, ये देखिए, तो यहाँ पर एक हुक लटका हुआ है और हुक में हमने क्या किया, वो आर्टिकल लगा दिया और इन दोनों पे क्या कर दिया। देखो, अगर मान लो जिस पे एनायन आए उसे क्या कहेंगे? एनोड। तो ये अगर प्लस है तो क्या सब एनायन इस पे आ जाएंगे? ये देखो, तो अब जैसे मान लीजिए हम इसमें क्या करें, वाटर ले लें और थोड़ा सा कोई एसिड डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो इसको तोड़ देगा, एसिडुलेटेड। समझ में आया? अब OH इस एल्यूमिनियम की चेन पे आ जाएगा। अच्छा, ये प्लस है तो प्लस की ओर कौन आएगा बताओ? एनायन। एनायन जहां जाए उसको क्या कहते हैं? अब एनोड पर क्या तुमने अपना आर्टिकल लटका दिया है? चाबी का छल्ला है, कुछ तो लटकाया होगा कि भाई उसमें एक रंग भी आ जाए, दिखने में अट्रैक्टिव भी लगे और साथ ही साथ क्या हो, उसका प्रोटेक्शन भी हो जाए। तो ये है एल्यूमिनियम की। तो इस एल्यूमिनियम पर जब OH माइनस आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि Al और प्लस Al2O3 बनाना है
तो तुमको Al2 और O3 है तो 3OH माइनस आ जाए। 3OH माइनस के लिए 6OH माइनस आएगा। जरा देखो Al2O3 ले लिया इसने और क्या 3H2O बन गया। फिर से देखो 3H2O और साथ में क्या इसने 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। भाई इलेक्ट्रॉन हटेगा तभी तो होगा कि नहीं। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, सर्किट पूरा। और वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ गए तो क्या उनको इन्हीं हाइड्रोजन एटम ने स्वीकार किया। नहीं आया। फिर से समझो, हमें ज्यादा नहीं समझना है, बस ये समझो ये यहाँ आ रहा है, यहाँ प्लस है। प्लस के लिए क्या करेगा 6OH आएगा और 6OH आएगा और 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। पॉजिटिव टर्मिनल है ना। और बैटरी का काम होता है कि चार्जेस को चलाना। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट प्लस से माइनस की ओर होता है हमेशा। अभी थोड़ी दिनों में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत डिटेल से बता देंगे। बैटरी में क्या होता है कि और कुछ नहीं मूव करता है, सिर्फ क्या मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लीजिए 6OH आए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिए गए तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, इस टर्मिनल पे चले आ जाएंगे। ठीक है, फिर से देखो ये क्या है जिंक और ये क्या है कॉपर। तो एक डेनियल सेल ले रहे हैं, एक कॉपर ले रहे हैं और एक जिंक। जरा ये देखो, इसमें हमने एक रजिस्टर लगा दिया और ये जो सॉल्यूशन है, ये देखो ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट CuSO4 Cu2+ और SO4। अच्छा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर? बोलो। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कह रहा हमें सोल्यूशन में उतरना है, मैं अच्छा डोनर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा। अच्छा डोनर है वो, कहता मेरे रहते हुए ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये तो सामंत है, हमसे इंफीरियर है कि नहीं। जिंक उतर पड़ा सोल्यूशन में और अपने इलेक्ट्रॉनों को उसने कहाँ छोड़ दिया, यही छोड़ दिया। जिंक उतर पड़ा और इसको आदेश दिया, देखो एक सल्फेट के साथ या तो ये रह जाए या ये रह जाए, तुम चलो अपनी जगह। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ना इसने अपना और बोला आप अपनी जगह जाइए और मैं पीछे से यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां भेजता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वाटर हो और वाटर में एक तरफ लेवल ज्यादा हो पानी का तो क्या दूसरी तरफ अपने आप ही नहीं चला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। इट कैन इजिली, आप इधर देखो बेटा एक लगे फिर बता नहीं पाते हो, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे। अब उन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा एक लगे, कितना अच्छा बताते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि हाँ बोलो, कैसे दोनों में इतना डिफरेंस है। दो बच्चे हैं, एक समझ पा रहा है, एक उधर देख के हंस रहा है। कितना देखो दोनों में अंतर है। कह रहा पानी ले ले, कहीं का जैसे छठे में पड़ता हो। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, कॉपर एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा हमने पहले भी बताया। तो इस तरीके से जिंक धीरे धीरे सोल्यूशन में उतर जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट मेथड जब पढ़ाया था तभी तो ये बात पढ़ाई थी। और फिर कॉपर धीरे धीरे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और इस सोल्यूशन का कलर कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन, सॉरी ब्लू से कलरलेस, ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो चीज है, यही चीज, ये जो चीज है यही वो बैटरी है। ये जो चीज है ना, अपने आप दो अलग अलग मेटल किसी सोल्यूशन में डूबे, वही ये बैटरी है। तो बैटरी ये काम कर रही, बात समझ में आई है? धीरे इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और यही यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके अंदर से चल के इधर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ कितने निगेटिव चार्ज हैं, 6। इधर कितने निगेटिव चार्ज हैं? टोटल एल्यूमिनियम के 2 एटम 6 ऑक्सीजन, 3 और 3 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। अब वही 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे टर्मिनल पर देखो, ये मैंने किस पर बताया, एट एनोड, एट कैथोड। एट कैथोड पर एक लेवल डेफिनेशन, ये बताओ, ये तुम आप बता सकते हो, ये आसान है। हाँ बोलो। कितने? हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, H 6H 2H2, हाँ
हो गई बात। अब इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कैथोड एनोड बना दिया, एनोडाइजेशन की पूरी रिएक्शन। अब जरा यहाँ पर देखिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन दिए गए वो इधर आ गए, उसने एक्सेप्ट कर लिए सेल का। तो 2Al और प्लस ये क्या है बोलो 6OH माइनस और प्लस 6H प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या आया Al2O3 प्लस ये क्या है 3s2 और प्लस 3s2O। क्या क्या चीजें इसमें कैंसिल हो सकती हैं 2OL, इन दोनों को जरा मिला दो 6s2O, ये कट गए 6 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से, बोलो और क्या हुआ बोलो Al2O3 प्लस 3s2 और प्लस 3s2O को भी काट दो 2Al प्लस 3H2O, और यहाँ पर Al2O3 और प्लस 3, ये क्या लिखे एट, ये कहाँ पे हुआ Al जो है वो किस में बदला Al2O3 में, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, क्या आपने एनोड पर अपना आर्टिकल टांगा था, तो ये एनोडाइजेशन प्रोसेस हुआ। और कैथोड पर क्या निकली हाइड्रोजन गैस, उस वो ज्वलनशील है, आप उससे कुछ भी जलाओ, तो एट एनोड पर हुआ। अब हाइड्रोजन इधर रिलीज होती रहेगी, बुलबुले उठते रहेंगे, 3 वाटर का तो उसी में ही रह जाएगा ना। और ये क्या हुआ एट कैथोड। सो क्या लिख सकते हैं व्हेन एल्यूमिनियम आर्टिकल्स किसमें होगा बताइए, ये एक तरीके का सेल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता हो, ये बना रहा है, इसमें खुद ही मूवमेंट हो रहा है, और बल्ब यहाँ लगाओ जल रहा है। सो इन विच द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो बल्ब जलेगा कि नहीं, इसको कहते हैं गैल्वानिक सेल। सेल दो तरीके के हैं, एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता हो, ये गैल्वानिक सेल, और इसी को लगा दो किसी ट्रफ में तो वो क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम में आता है ना, सोने की प्लेटिंग कर दो, चांदी के, तो इसको लगा के एनोड में जो टांगोगे उसमें प्लेटिंग होती चली जाएगी, निगेटिव अगर है आप मतलब जो भी हो। तो एक है कि बाहर से सेल लगाओ और तब केमिकल रिएक्शन कराओ, उस सेल का क्या नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी देन द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहले इतना बोलो, हम लिखा तो देंगे फिर भी बोलो। इफ बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही कि नहीं, अब किस में बदल रही है, बोलो जरा पूरी बात। Electrical energy is converted into chemical energy in the cell इज कॉल्ड electrolytic cell. और जो सेल अपनी प्योरिटी खो दे, पहले जिंक प्योर था वो तो सोल्यूशन में चला गया, तो क्या केमिकल एनर्जी उसकी वेस्ट हो गई और वो किस में बदल गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी प्योरिटी, मान लो जिंक की रॉड होती है वो प्योर है कि नहीं, लेकिन अब तो प्योर नहीं रहेगी जब उतर गया। इफ द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू दैट सेल इज कॉल्ड गैल्वानिक सेल। तो हमारा ये जो चैप्टर है किससे संबंधित है, अभी आगे चल के देखेंगे रिफाइनिंग है, वो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, 2 पेज के आगे वो रिफाइनिंग प्रोसेस भी आएगा। तो हम इस चैप्टर में किन चीजों से डील करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वो हम लिख लें दोनों सेल के। सेल 2 तरीके के होते हैं। चलो ये कौन सा सेल है बोलो, गैल्वानिक सेल, अभी देखते हैं। और ये कौन सा सेल है, ये देखिए। नाउ द प्राइम हमारा डेफिनेशन है एनोडाइजिंग, जिसको पीयूष बताना है। व्हाट इज एनोडाइजिंग, बहुत बड़ी बात है। ये जो पूरा प्रोसेस है अभी देख लो सृष्टि बोलो एनोडाइजिंग, फॉर्मिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम और अदर एल्यूमिनियम पे करें, फॉर्मिंग लाइक वो टेक लगाए थे तभी नहीं बता पाए, नहीं तो बता देते। बोलो फॉर्मिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन।
पूरी बात कह दी। दैट इज हैंगिंग एल्यूमिनियम आर्टिकल एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ एल्यूमिना। इस पे किसकी लेयर चढ़ानी है? प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एनोडाइजिंग एंड दिस लेयर इज ऑफ मल्टी कलर एंड वेरी अट्रैक्टिव एंड रोबस्ट एंड इट है, वो दिखा देंगे। जितनी दिन थोड़ी थोड़ी देर में कलर भी बदलता चले जाएगा। वाटर में ही डालने के होगा। वो एसिडुलेटेड 15% एसिड डाल दो कोई भी, वाटर और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रॉड। अब देखो एक तरफ ये ले लो, अब ग्रेफाइट डाल देना, बुलबुले उठाने हैं जनरली ग्रेफाइट। फिर से समझो, एक बार बताओ अम्मी जरा देखें कितना बता पाते हैं। To coat a layer of aluminum. अरे वाह, इट इज कॉल्ड, यही लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्टली आती ही आती। और गैल्वेनाइजेशन भी बता दो, रुक जाओ। ऐसे नहीं होगा। आयरन पर जब देखोगे जहाँ सरिया बिकती है वो मजदूर पोता करते हैं, वो जहाँ लोहे की सरिया होगी ना वो जिंक का कपड़े में भिगो के उस पर पोतेंगे जिंक, और पूछेंगे क्या कर रहे हो? भैया गलवानीकरण कर रहे हैं। नाम नहीं मालूम लेकिन इतना जानते हैं। आयरन पर जिंक की कोटिंग। अब जरा देखें व्हाट इज एनोडाइजेशन। आप लोगों ने देख लेना, आपकी बुक में एनोडाइजेशन है, अब हम वो देखेंगे और उसका वीडियो देखेंगे। दैट इज एनोडाइजेशन। किस वाले में? चलिए, एनोडाइजेशन दैट इज व्हेन, अब बुक से ही देखें, बुक में ज्यादा अच्छी डेफिनेशन। A clean aluminium article is, देखो, in anodizing, तो वो कलर कैसे आता है? अभी बता रहे हैं, अभी सब दिखाने बता रहे हैं। In anodizing, a clean aluminium article act as anode. Anodizing में क्या होता है? Act as anode. समझ में आ गया? So a clean आर्टिकल एक्स कैसे करेगा? एज एनोड। लेकिन इतने में बात पूरी नहीं होगी अभिषेक, आगे मुझे क्या लिख देना चाहिए? बोलो। बहुत अच्छा। इन वो पूरा समझता है चीज को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डुबाना है ना, ठीक है। एंड सॉल्यूशन ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है कि नहीं, पूरी बात लिखी है। एंड जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है? कंटेन्स एसिडुलेटेड वाटर। कैसा वाटर है? इसका मतलब क्या है कि वाटर विथ 15% H2SO4। 15 रुपए की 1 लीटर की बोतल मिलती है, वाटर विथ 15%। देख लें किस वाले फोन में आ रहा है, उस वाले में 9th क्लास। नाइन्थ की कोई इमरजेंसी नहीं। कंटेन्स एसिडुलेटेड वाटर, उसमें कर दिया है तो क्या होगा बताओ? एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल एक्ट्स एज एनोड, वो एनोड की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। वही उसमें वो यूट्यूबर है अनमोल, प्रैक्टिकल करता रहता है, दिखाता रहता है। सो एसिडुलेटेड वाटर, ठीक है। में है ना? हाँ 8th में
कंटेन एसिडुलेटेड वाटर होता है। इससे क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड देन ए ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed, oxide layer is formed on aluminium which is protective in nature। जो कैसी होगी, which is protective in nature, it is called, अभी इसकी सिंपल डेफिनेशन में लिखाते हैं, इसको एनोडीकरण कहते हैं, it is called anodization। अब देखो असली रिएक्शन ये है एनोडाइजेशन, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी। आप बोलो क्या पूछ रहे हो, एसिडुलेटेड वाटर। कर कर पता नहीं काट क्यों ये ना सो एक हमें एक लाइन की डेफिनेशन भी चाहिए, तो वो भी देख लें, बुक में है। Yes, sir. क्या देखिए बता, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ थिक लेयर ऑफ, Aluminium. देख लेते हैं, डिफाइन एनोडाइजेशन। According to Wikipedia, anodizing is an electrolytic passivation process used to increase the thickness of the natural oxide layer on the surface of metal parts. यही तो लिखी है। सो लिखा हुआ है एनो, देखो एक और डेफिनेशन है, एनोडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग thick oxide layer, oxide layer on aluminium article। It is done so, ये लिख लो, this layer is protective in nature। ये कैसी है, is पढ़ाई हो गया सेम। protective in nature and done so by making the article as anode in electrolytic cell, and done so by making the article as anode in electrolytic cell, and solution कैसा है, एसिड 15% acidic water is acidic water, that is 15% H2SO4। समझ में आ गया, एक ही चीज है, बस समझ में आना चाहिए आपको। अब मैं इसका आपको वीडियो दिखा दूं कि कैसे एनोडाइजेशन होता है और कैसे कलर आता है, वो बहुत अच्छा वीडियो है। एनोडाइजेशन देखो किसी किसी में कलर आ जाता है, ये देखो
ये देखो सही कलर कौन सा होगा ये कैसे इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसकी वजह से मिला। ये सब छल्ले जो कान के हैं, H2SO4 मिला दिया और फिर उससे कलर बनाने देखो, है कि नहीं? चलो अब देखो ना, इतनी बात आपको पता चल गई एनोडाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने मेटल की एक प्रॉपर्टी पता की है, ठीक है? एक और भी चीज लिखी है कि सोडियम एंड, देखो ये तो बात हो गई कि एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड नाउ दीज ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड बन गया है। मेटल ऑक्साइड में भी जो भी फॉर्म होगा ना, मेटल ऑक्साइड में भी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक इन नेचर, जैसा पहला बताया था। अब उसी का रिपीटिशन देखो, चालू हुई। These metal oxide forms, these metal oxide form कैसे हो सकते हैं बताओ? are Acidic, basic, neutral, acidic, amphoteric. basic So ये फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी के अंदर ही है ना? और हाँ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। एनोडाइजेशन भी हमने बता दिया, वो भी एल्यूमिनियम का केस है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब और चौथी क्या है? एम्फोटेरिक के देखो यहाँ वो भी आ गया है, दोनों इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी है। एम्फोटेरिक इन नेचर। एक्टिव मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑक्साइड कैसे होंगे? आर बेसिक इन नेचर। एकलव्य मुझे ऐसे कोई 6 ऑक्साइड बताओ जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के हों। सो दीज आर बेसिक ऑक्साइड। सो ये सोचते क्यों है, कितने तो तेज है। चल, पहली चीज हम लोगों ने देखी बेसिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ बोलो। दूसरी तो आसानी से सौम्य बताओ 6 ऑक्साइड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। 6 ऑक्साइड। ध्रुवांशी, अर्पिता, लिथियम ऑक्साइड, उसके साथ बताओ फार्मूले के साथ। LiO, ऐसे नहीं चलता, किसी के कहीं पे भी कुछ भी बोल रही हो। बेसिक बता दो ना, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ही है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पे जो एक्टिव है। हाँ 6 बताओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी CO, ठीक है, Na2O, K2O, LgO, MgO और CaO. CO, इतने काफी है। ठीक है, बी बेरियम ऑक्साइड में से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे बेसिक ऑक्साइड भी होते हैं। हाँ लिख दिया। और यही सब एक्टिव मेटल है, समझ में आ गई बात कि नहीं? मैग्नीशियम को देख लो, रखते ही उसका कलर चले जाता है। इससे ज्यादा एक्टिविटी क्या चाहिए? इतना एक्टिव है नहीं, थोड़े हम लाते हैं अगले दिन चमक चली जाती है। तो ये क्यों बेसिक है बताओ? बिकॉज दे रिएक्ट विद, जरा देखो इसी की अगली 2 लाइन, 2 रिएक्शन दिखा रहा है कि नहीं? क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। आपको दिखी दोनों रिएक्शन? क्या लिखी है? These reacts with acid। अगर बेसिक ऑक्साइड है, बोलो बेटा। और के बाद एम्फोटेरिक नेचर, जो एसिड और बेस दोनों से कहीं तो काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है कि नहीं? तो एसिड से रिएक्ट करते हैं बेसिक, फिर से बता देंगे। अब जरा देखो, बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड, वो किससे रिएक्ट करते हैं? तभी तो बेसिक है। जरा देखो, Na2O, MgO, K2O और CaO, इन सब की HCl के साथ रिएक्शन बुक में भी दिखाई गई है। तो HCl के साथ रिएक्शन दिखाओ जरा। NaCl plus H2.
प्लस ये 2 लिख दो तो क्या बन जाएगा बताओ? H2O। जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। वही रिएक्शन हो। These are basic oxide and these are acids. So यहाँ क्या बन जाएगा? MgCl2 और H2O। यहाँ बताइए, that is 2KCl और प्लस H2O, यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ क्या बन जाएगा? Ca और प्लस H2O, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, CaCl2 हो गया। तो बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड, है बेसिक की नहीं? तो ये बात लिख लो, बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड। सोडियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? क्या? अभी नहीं बताना, चलो कोई बात नहीं। सोडियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? नहीं पता। सोडियम ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड सोडियम ऑक्साइड है और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा? हमें खुद नहीं पता। सोडियम ऑक्साइड फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बहुत अच्छा। अब यही चारों चीज आप रिपीट कीजिए। सोडियम ऑक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, जिससे हमको पता चल जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि ये सब कैसे ऑक्साइड्स हैं। दीज आर बेसिक ऑक्साइड। ओके, अब हमें देखना पड़ेगा कि जो Na2O है इसकी रिएक्शन कराइए सल्फ्यूरिक एसिड से, और इसी तरीके से Na2O की रिएक्शन कराइए नाइट्रिक एसिड से, और इसी की H3PO4 से। सल्फर से क्या लेना देना? सल्फेट आयन है तो सल्फर की वैलेंसी से क्या लेना देना? ये बात समझ आ गई? कैल्शियम ऑक्साइड, अगर कैल्शियम ऑक्साइड H2SO4 से रिएक्ट करे और HNO3 से रिएक्ट करे और साथ में H3PO4 से रिएक्ट करे, अर्पिता आके इसे सबको पूरा करो। चलो, सभी करो, पूछो नहीं, सृष्टि बता रही है आपको। अरे नहीं बाबा, ये हेल्प कर देती है तुम्हारी।
H3PO4 ठीक है, कब करती जाओ, बैलेंसिंग बाद में हो जाएगी, बस कंप्लीट कर दो तुम। चलो अगला करो। जाके एक चिप्स ले लो। नाउ फाइनली लाइक मेरी दुकान बस okay, now five exceptions of metals and non-metals. Define anodizing and why it is done. Malleability, ductility, brittle. Complete the following reaction. Complete the following reactions, sir, ठीक है, following reaction without balance. विदाउट बैलेंसिंग मतलब ऐसे ऐसे बैलेंस नहीं करना, सिर्फ आपको उसके नाम लिखना। हटा दें इधर का। नहीं सर नाम और जो एनोडाइजिंग की डेफिनेशन है वो वीडियो से देख के नहीं लिखनी है। वो वीडियो देखना डिस्क्रिप्शन बोलो क्या चीज है। जितना एक में चार चार है और भी आपके में 5 है, मेटल में 5 It is a protective layer, ठीक है ना? So it has to be prevented from further from शुक्रिया मैम।